नमस्कार दोस्तों, आप सभी ऑनलाइन श्रोताओं का या हमारे ऑफलाइन जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम आपके लिए पॉलिटी की एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं थ्रू लक्ष्मीकांत, है ना। तो हमने अभी तक का 4 हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने कोशिश की है कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हम पूरी तरीके से कवर कर सकें। इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे एक्ट्स पढ़े हैं, है ना। जैसे कि हम अभी रिवीजन कर ही रहे थे कि 1813 का चार्टर एक्ट हो गया, उसके बाद में पूरा 18 हमने कहाँ से शुरुआत की थी, 1773 से हमने शुरुआत की थी और हमने कहाँ तक पढ़ा है, टिल 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक हमने पूरा कवर कर लिया, जिसमें कंपनी शासन भी आया और क्राउन रूल भी आया या क्राउन का शासन भी आया, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या हमारा जो संविधान है उसका निर्माण कैसे होगा, ठीक है। आज हम हिंदी में भी शब्दों को लिखेंगे, ठीक है, जिससे हिंदी लिसनर्स या हिंदी स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, मैं आपको पहले कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, फिर हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम चीजों को याद करें, है ना। तो आप लोग मेरे साथ याद करते चलिएगा तो आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। चलिए, सबसे पहले संविधान का निर्माण, ठीक है, कि किस तरीके से बना, इसको क्या बोलेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का गठन। अब इसमें हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में आया कैसे, है ना, या क्या क्या प्रावधान रहे, किन किन लोगों ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई, है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट्स हैं जो डायरेक्टली आपको पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सबसे पहली बार थॉट किसका आया था या आइडिया किसका आया था, ठीक है। तो जो आइडिया था, आइडिया वाज फर्स्ट केम थ्रू, किसके द्वारा लाया गया था ये आइडिया, M.N. रॉय, ठीक है। किस चीज का आइडिया, संविधान सभा का, या जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का जो आइडिया है वो किस व्यक्ति ने लाया था, तो M.N. रॉय ने लाया था। समझ आया, कब लाया था, 1934 में लाया था। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत में पहली लाइन यही लिखी हुई है कि M.N. रॉय के द्वारा सबसे पहली बार संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया 1934 में लाया गया था। ये फैक्ट समझ आया। इसके बाद में दूसरा लिखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इस चीज की डिमांड कब करी गई, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस demanded the formation of constituent assembly, CA लिख रही हूं ना मैं, समझ आ जाएगा, CA है ना, constituent assembly in 1935, ठीक है। मतलब कि जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने संविधान सभा का जो डिमांड है, संविधान सभा का जो डिमांड है वो कब किया था, सबसे पहली बार 1935 में किया था, ठीक। ये दो चीजें हो गई। सबसे पहली बार आइडिया M.N. रॉय के द्वारा लाया गया था 1934 में। उसके जस्ट एक साल के बाद जो है लीगल तौर पर या फॉर्मल तौर पर INC ने संविधान सभा बनाने का जो है वो डिमांड किया था। किससे डिमांड किया था, अंग्रेजों से डिमांड किया था ना, तो अंग्रेजों से डिमांड किया था, ठीक है। अच्छा, 1935 में डिमांड किया। सबसे पहली बार इनकी जो ये अपील है इसको एक्सेप्ट कब करी गई, जो इनका जो डिमांड है, डिमांड वाज एक्सेप्टेड इन अगस्त ऑफर। तो ये एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं हम,
एक ऑफर था जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, जिसको हम अगस्त ऑफर कहते हैं, 1940 का। कब आया था ये? 1940 का। तो 1940 में सबसे पहली बार संविधान सभा के गठन के लिए ये डिमांड को अंग्रेजों ने एक्सेप्ट करी थी। इसमें अगस्त ऑफर में लिखा हुआ था कि ठीक है भाई, हम आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है, ये चीजें लिखी गई थी। तो संविधान सभा जो है सबसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1935 में उसका गठन का डिमांड किया गया, और ये डिमांड जो है अगस्त ऑफर में अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि भाई अब हम क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करेंगे। इसके बाद एक और चीज लिखेंगे कि ये जो संविधान सभा है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये किस एक्ट या किस प्लान के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, एक प्लान आया था जिसको हम कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। ये आया था आपका 1946 में, और इसी के ही अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान फाइनली सेट अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बेसिकली जो कैबिनेट मिशन प्लान है, इसी के ही अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। समझ आया? अगर आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, या हिंदी में जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बनाया गया था या गठित हुआ था। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक, पहला एम.एन. रॉय, उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा के बारे में डिमांड 1935 में किया। इसको अंग्रेजों ने किस ऑफर के अंतर्गत एक्सेप्ट किया? अगस्त ऑफर, जो 1940 में आया था। और फिर फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है या संविधान सभा है वो गठित हुई। समझ आया इतना? अच्छा, नवंबर में ये गठित हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है संविधान सभा, वो नवंबर 1946 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था, या इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, नवंबर 1946 में इसकी गठन हुई थी। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको लिख लिए, इसको आप लोग, बच्चा है लिख लो। वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ये वही चीजें हैं जो प्रेजेंटेशन में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप लोग इसको नोट्स जो है इसका बनाइए। ठीक, हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे एक और पॉइंट, सबसे पहली मीटिंग, हमारी फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की या संविधान सभा की, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। पहला जो मीटिंग हुआ था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग हुआ था। ठीक, मुझे जो जरूरत लग रही है हिंदी में बताने की वो मैं बता रही हूँ, है ना? बाकी हमारा लैंग्वेज तो इतना तो हम समझ ही जाएंगे कि पहला मीटिंग ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में जो पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, सबसे पहली बार जो प्रेसिडेंट बने थे या अध्यक्ष जिसको आप बोलेंगे, अध्यक्ष, वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, और ये क्या थे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे या सबसे ओल्ड मैन थे। सबसे वहां पे जो संविधान सभा हो रही थी उसके सबसे क्या थे? बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसीलिए इनको स्टार्टिंग में अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन ये कौन से कल्चर या कौन से सभ्यता से लिया गया है? तो ये फ्रेंच कल्चर से लिया गया है। फ्रेंच कल्चर, या इसको हम बोलेंगे फ्रेंच सभ्यता से लिया गया है। फ्रेंच सभ्यता में बेसिकली ये होता है कि सबसे पहली बार अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बनाया जाता है एज अ ऑनर, है ना? मतलब ऑनर के रूप में या उनको रिस्पेक्ट देने के रूप में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन बाद में ये अध्यक्ष को बदल दिया गया, और जो मेन हमारे अध्यक्ष रहे, हमारे जो प्रेसिडेंट रहे, वो कौन थे?
राजेंद्र प्रसाद जी। ये आपने नाम सुना है ना? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखिएगा ना। संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे पहले। नाम के लिए अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, जो कुछ समय के लिए रहे सबसे पहले। उसके बाद जो मुख्य अध्यक्ष बने सबसे पहले संविधान सभा के, वो कौन रहे? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी रहे। समझ आया? कोई डाउट है इसके अंतर्गत? ये फ्रेंच प्रैक्टिस वाला कॉन्सेप्ट समझ आया है ना, कि ये रियल अध्यक्ष नहीं थे, सिर्फ इनको रिस्पेक्ट देने के लिए सबसे पहले इनको अध्यक्ष बनाया गया, और फिर जो रियल अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो दो ऑप्शन आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है। अगर फ्रेंच प्रैक्टिस को ध्यान में रख के पूछ रहा है तो आप ये लगाएंगे, और अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछ रहा है तो आप राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। समझ आया? ठीक है, ये हो गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो पहले प्रेसिडेंट बन गए। अब जो है आप ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे, या इसको हम क्या बोलेंगे? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। कौन कौन थे? दो लोग थे, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। ये दो पर्सन थे जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, या वाइस प्रेसिडेंट संविधान सभा का बनाया गया था, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। समझ आया इतना? ठीक है, हमको याद करते चलना है, ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में फैक्ट्स के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या थी? पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। इसका मतलब क्या? जो प्रोविंस थे, मतलब जो प्रांत थे, वहां पर इलेक्शन के द्वारा चूज किया जा रहा था व्यक्तियों को संविधान सभा के लिए। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजघराना था, है ना, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, या जिसको हम क्या बोलेंगे? राजघराना बोल सकते हैं हम। जितने भी राजघराना के लोग थे उनको नॉमिनेट किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? नॉमिनेट। अब नॉमिनेट का मतलब और इलेक्शन का मतलब तो आप समझते होंगे। इलेक्ट करना मतलब लोगों के द्वारा चूज करना, और नॉमिनेट करना मतलब मेरी स्वेच्छा से, अगर मैं किंग हूं या क्वीन हूं तो मैं किसी को भी अपनी स्वेच्छा से नॉमिनेट कर दूंगी। ठीक है, तो ये दो चीजें थी। प्रोविंस या प्रांत में क्या हो रहा था? इलेक्शन के द्वारा जो मेंबर्स हैं संविधान सभा के, उनको चूज किया जा रहा था। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, या राजघराना जिसको हम बोलेंगे, प्रिंसली स्टेट्स, वहां पर नॉमिनेशन के द्वारा चूज किया जा रहा था। समझ आया? हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? समझ आ रही है चीजें? ठीक है, अगर होगा तो मेरे को बता देना, मैं उसको थोड़ा और अच्छे से वो करूंगी। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि क्या संविधान सभा पूरी तरीके से इलेक्शन पे बेस्ड थी, या वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी? तो आपको आंसर क्या देना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो आधा इलेक्शन के ऊपर बेस्ड थी और आधा नॉमिनेशन के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, आधे लोगों को इलेक्ट किया गया था और आधे लोगों को नॉमिनेट किया गया था। इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, एक चीज यहाँ पर हुई थी आपकी 13 दिसंबर, या ऐसे लिखेंगे इसको हम, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है इसको हम हिंदी में उद्देश्य संकल्प कहते हैं। उद्देश्य संकल्प कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये कब आया था? बेसिकली 13 दिसंबर 1946 में लाया गया था। किसके द्वारा? बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर को 1946 को लाया गया था। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो क्या बताता था? वो ये बता रहा था कि इंडिया कैसा होना चाहिए।
भारत की संकल्पना की थी या इंडिया का इमेजिनेशन किया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे जस्टिस होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, सॉवेरेंटी होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा भारत देश किसी और के ऊपर आश्रित ना हो। इस तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी लाए, और उसको बिना किसी क्या बोल सकते हैं, बिना किसी अपोजिशन के पास कर दिया गया। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर को लाया गया था 1946 में। इसके अंतर्गत इंडिया को इमेजिन किया गया था कि इंडिया किस तरीके से होना चाहिए या भारत का संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। समझ आया। और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को और ज्यादा मॉडिफाई करके भारत का प्रीएम्बल बनाया गया। भारत का प्रीएम्बल बनाया गया, भारत का जो या कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब समझते हैं क्या होता है? फ्रंट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इजी शब्दों में प्रीएम्बल जिसको हम कहते हैं। तो इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो हम आज का प्रीएम्बल देखते हैं, या पहला पेज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी एनसीईआरटीज में और ये सभी बुक्स में भी पहला पेज जो है वो दिया जाता है ना। उसके अंतर्गत आप क्या क्या वर्ड्स देखते हो? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, है ना, ये सभी वर्ड्स देखते हो। तो ये सभी वर्ड्स जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में मेंशन थे, और उसको अच्छे से और मॉडिफाई करके प्रीएम्बल का रूप दे दिया गया। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास किया गया था? 13 दिसंबर 1946। समझ आया? याद हो रही है चीजें? बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ठीक है। इसके बाद एक और चीज हम यहाँ देखेंगे कि जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ रहे हैं या संविधान सभा, तो संविधान सभा का दो कार्य था या दो काम था। जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, इसका जो है वो दो कार्य था। ठीक है, इसके क्या थे? दो कार्य थे या इसके दो वर्ग थे। पहला पहला क्या था इसका कि वो क्या करे? संविधान बनाए, संविधान का गठन करे। ठीक है, संविधान का गठन या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक है, पहला काम इसका ये था कि वो संविधान को बनाए। दूसरा काम इसका क्या था कि उस समय जो नियम कानून चल रहे हैं या जो नॉर्मल या टेम्पररी लॉज होते हैं उसको बनाने का काम था। मतलब ये लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर भी काम करी थी, लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, मतलब विधि से रिलेटेड जो भी प्रावधान थे वो भी यही बना रही थी। समझ में आया मैं क्या बोली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के दो कार्य थे, दो वर्ग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, मतलब संविधान बनाने का कार्य, और दूसरा काम क्या था कि जितने भी उस समय पे टेम्पररी रूप से लॉज बनाए जा रहे थे, नियम कानून बनाए जा रहे थे देश के लिए, वो भी यही बना रही थी। समझ आया? तो आप समझिएगा, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर काम करती थी, तब जो प्रेसिडेंट होते थे वो कौन होते थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर काम करती थी तो कौन होते थे? राजेंद्र प्रसाद होते थे। जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर काम करती थी तो प्रेसिडेंट कौन होते थे? जीवी मावलांकर, ये पर्सन होते थे। तो जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर अगर काम कर रहे हैं तो जीवी मावलांकर, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर काम हो रहा है तो राजेंद्र प्रसाद। समझ आया? अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रेसिडेंट की नियुक्ति करी गई थी। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी समझ आया, जो नियम को, जो लॉज को या एक्ट को उस समय टेम्पररी रूप से बना रही थी। क्योंकि आप समझिएगा, उस समय क्या था, भारत को प्रॉपर अपना संविधान नहीं मिला था, है ना, लेकिन भारत के लोगों को तो मैनेज करना ही था ना। उस समय कुछ नियम कानून बनाना है या उस समय लोगों को चीजों को मैनेज करना है, तो उसके लिए ये लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई गई थी, और उसके जो प्रेसिडेंट है या अध्यक्ष है वो जीवी मावलांकर थे। समझ आया? ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे आगे। इसके बाद समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल
जो असेंबली है या संविधान सभा है, इनके 3 मुख्य कार्य के तौर पर देखे जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा इंडियन फ्लैग है, इंडियन फ्लैग या हमारा भारत का तिरंगा, ये कब अपनाया गया था या कब एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947। तो हमारा जो भारत का फ्लैग है, जिसको हम तिरंगा कहते हैं, वो कब संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ये डेट इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि पूछता है, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा जो इंडियन क्या बोल सकते हैं, एंथम है, राष्ट्रगीत या राष्ट्रीय गान, इंडियन नहीं बोल सकते, नेशनल बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। नेशनल, नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत, ये दोनों एक ही दिन में एक्सेप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को ये नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को जो है वो क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। इसके साथ ही साथ में भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट के रूप में भी कौन आए थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। और इनको भी एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इसी दिन नियुक्त किया गया, 24 जनवरी 1950। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार भारत का फ्लैग या तिरंगा 22 जुलाई को एक्सेप्ट किया गया 1947 में। 3 साल के बाद में जो है आपको नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग और प्रेसिडेंट, ये जो है वो किया गया, ठीक है। ये लिखिए, ठीक हो गया। ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रखने की है, ठीक है। 2-3 चीजें मैं और लिखवा देती हूँ, उसके बाद हम एक बार पूरा रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या चीजें बताई। सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा है ना, उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्विक चीजें कि इसका सिंबल क्या था या इसका प्रतीक चिन्ह क्या था। चिन्ह क्या था? तो एलिफेंट था। क्या था? एलिफेंट था। तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह पूछता है तो आपको क्या बताना है? एलिफेंट। क्या? एलिफेंट। अच्छा, मेरे को कोई बताएंगे क्या कि एलिफेंट ही क्यों था? बताइए, एलिफेंट ही क्यों था? किसी को नहीं पता? अरे भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह एलिफेंट के रूप में रखा गया, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा के लीगल एडवाइजर के रूप में कौन आए थे? लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर के रूप में थे B.N. राव जी। तो ये भी पूछता है हु वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आपको याद रखना है कि B.N. राव जी, या इसको हम सर B.N. राव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सर B.N. राव, क्योंकि उनको ये उपाधि प्राप्त थी, सर B.N. राव। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, एक बार हम रिवीजन करेंगे, है ना, आराम से इसको ध्यान रखिएगा। सिंबल क्या था? एलिफेंट था। लीगल एडवाइजर B.N. राव थे। इसके साथ ही साथ में सेक्रेटरी के रूप में कौन नियुक्त हुए थे? H.V.R. अयंगर, अयंगर करके एक पर्सन थे, वो जो है वो नियुक्त हुए थे। H.V.R. अयंगर, आई लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आई अयंगर थे, ठीक है, ये आई है। H.V.R. अयंगर करके सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक है। इसके बाद हमारे कैलीग्राफर कौन थे? कैलीग्राफर मतलब समझते हैं? कैलीग्राफर, कैलीग्राफर का मतलब जैसे ये पेज है, इसको मैं डिजाइन करूंगी थ्रू कैलीग्राफी, या लिखने का जो तरीका होता है उसको कैलीग्राफर कहते हैं। तो वो कौन थे हमारे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये बहुत लंबा नाम है, इसको ऐसे याद रखिएगा, प्रेम या रायजादा बस रख लीजिएगा, ये भी हम याद कर लेंगे, रायजादा, ठीक है।
तो क्या क्या बोली मैं, सिंबल क्या था, एलिफेंट था, लीगल एडवाइजर कौन थे, BN राव थे, सेक्रेटरी कौन थे, HVR अयंगर थे, और कैलीग्राफर कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा। समझ आया? ये सभी चीजें आपको प्रेजेंटेशन में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको पहले ये चीजें बता रही हूँ, और प्रेजेंटेशन में हमारी और एक्स्ट्रा चीजें ऐड है जो आपको पढ़नी है, जैसे कि बहुत सारी कमिटियों के नाम, वो भी अभी हम देखने वाले हैं और हम याद करने वाले हैं। लिख लिए इसको, एक बार रिवीजन करें आप, फिर हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले देखिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोशिश करिएगा कि आपको चीजें याद होती चले। हमारे ऑनलाइन लिसनर्स के लिए भी है कि आप उसको आराम से समझिए और एक एक लाइंस को याद करते चलो, है ना, क्योंकि नोट्स तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहली बार आइडिया किसके द्वारा लाया गया था, M.N. रॉय के द्वारा लाया गया था। कौन सी ईयर में लाया गया था, 1934 में लाया गया था। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहली बार संविधान सभा के गठन का डिमांड कब किया, 1935 में किया। इसके बाद ये डिमांड अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किसके ऑफर, कौन से ऑफर के अंतर्गत किया, अगस्त ऑफर के अंतर्गत किया 1940 में। समझ आया? उसके बाद संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किस प्लान के अंतर्गत हुआ, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ। वो कब आया था, 1946 में आया था। समझ आया? तो ये दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था, यहाँ पर गठन हुआ प्रॉपर। समझ आया? तो कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ डिमांड एक्सेप्ट हुआ था लेकिन गठन नहीं हुआ था, यहाँ पर गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। ठीक, इसके बाद देखिए, सबसे पहली मीटिंग जो है वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। पहले अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और ये एक फ्रेंच कल्चर को दर्शाता है कि जो सबसे बुजुर्ग रहेंगे उसको एज अ ऑनर ऑफ आप प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। लेकिन बाद में प्रेसिडेंट के रूप में कौन आए, राजेंद्र प्रसाद जी आए। समझ आया? इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट दो लोग थे हमारे, उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। इसको आप HC VT याद कर सकते हो, नाम याद नहीं रखना है तो मत करो, HC एंड VT। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद आपके प्रेसिडेंट हो गए और HC एंड VT आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए। ठीक, इसके बाद देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो आधी इलेक्ट हुई थी और आधी क्या हुई थी, नॉमिनेट हुई थी। तो जो प्रांत थे या प्रोविंस के जो लोग थे वो कैसे आए थे, इलेक्शन के द्वारा आए थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे वो कैसे आए थे, नॉमिनेशन के थ्रू आए थे। समझ आया? अब देखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य संकल्प, ये 13 दिसंबर 1946 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था पूछते हैं, तो किसके द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू। बहुत स्पीड हो जा रहा है, चीजें समझ नहीं आ रही है कि आ रही है, आ रही है ना, धीरे धीरे याद करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 13 दिसंबर को लाया गया था, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहीं ना कहीं प्रियम्बल को दर्शाता है। इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मॉडिफाई करके हम आज का प्रियम्बल जो है वो देखते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके दो मेन वर्क थे या दो कार्य थे। सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग या संविधान का गठन, और दूसरा वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर काम कर रही थी। मतलब वो क्या कर रही थी, लॉज, जब उसको जरूरत है तो वो लॉज बना रही है, कोई नियम बना रही है, कोई कानून बना रही है। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग के कार्य करती थी तो प्रेसिडेंट कौन होते थे, राजेंद्र प्रसाद होते थे। और जब वो एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती थी तो प्रेसिडेंट कौन होते थे, GV मावलांकर होते थे। समझ आया? इसके बाद आप, इसके बाद एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कब एक्सेप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947, 1947 को। और ये तीन चीजें एक ही दिन हुई थी, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड पहले प्रेसिडेंट कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। ये याद रखिएगा, ये डेट आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950। समझ आया? इसके बाद में देखिए, संविधान सभा के क्विक फैक्ट्स आप याद रखेंगे कि इसका सिंबल या प्रतीक चिन्ह क्या था, एलिफेंट था। लीगल एडवाइजर कौन थे, सर BN राव थे। सेक्रेटरी के रूप में कौन थे, HVR अयंगर जी थे। और कैलीग्राफर के रूप में कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा।
समझ आया। इसके बाद फाइनली हमको देखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन करके रेडी हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन कब रेडी हुआ था, संविधान कब तैयार हो गया था, तो आपको एक ये डेट याद रखनी है, 26 नवंबर 1949। ये आप सुने भी होंगे ये डेट को, 26 नवंबर 1949। तो ये डेट थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक बन करके हमारा तैयार हो गया था, और आधे प्रोविजन, हाफ ऑफ प्रोविजन जितने भी थे, मतलब हमारे आधे जो प्रावधान थे वो इसी दिन लागू कर दिए गए थे। लेकिन आधे प्रावधान को कब लागू किया गया, बाकी के जो प्रावधान थे वो कब लागू हुए, कोई बताओगे, बताओ। हाँ, 26 जनवरी 1950 को पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे भारत में अब क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया या लागू हो गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना वो डेट हमको याद रखना है, 26 नवंबर 1949। आधे प्रोविजंस को अलाउ कर दिया गया, लेकिन आधे को बचा करके रखा गया था, और इस दिन जो है वो लागू किया। इस दिन की भी एक स्टोरी है, मैं बताई हूँ हिस्ट्री में, कि 26 जनवरी को जब हम 1930s में जाते हैं तो 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी लोगों के द्वारा। इसीलिए 26 जनवरी का महत्व जो है इसीलिए यहाँ पर हम 4-5 महीने का या 2-3 महीने का डिले देखते हैं कि आधे कॉन्स्टिट्यूशन को इसी दिन लागू कर दिया गया जो जरूरी था, और बाकी को इस दिन के लिए बचा के रखा गया, क्योंकि ये दिन हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण दिन के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दिन भी लिख लो इसको आप। 26 जनवरी 1930 जो है वो क्या था, पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया, या सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसीलिए हमारा भारत में जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी 1950 में मनाया जाता है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, ओवरलोड तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, कोशिश करेंगे कि हम आज ही उसको कंप्लीट कर लें। ठीक हो गया, लिख लिए। इसमें से देख लो कोई सा नोट्स आपका छूटा होगा तो आप फोटो खींच सकते हो। लिख लिए हो? हाँ ठीक है, देख लेना है ना, कोई नोट्स नहीं छूटा होना चाहिए, क्योंकि ये सभी आपको प्रेजेंटेशन में नहीं मिलेगा। प्रेजेंटेशन में सिर्फ वही मिलेगा जो एक्स्ट्रा है, ये सभी मैं आपको लिखवा रही हूँ। ठीक, अब चलिए, हो गया यहाँ तक। अब हम देखेंगे हमारा प्रेजेंटेशन, इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही दिखेंगी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो देखिए, बैकग्राउंड क्या था, बोलिए, कुछ बोल रहे हो? हाँ, बैकग्राउंड क्या था कि जो भारत में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, मतलब सॉरी, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जो भारत है, डिसाइड किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि अब हम क्या करेंगे, भारत को पावर्स दे देंगे या भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों को सत्ता जो है वो ट्रांसफर करने का निर्णय लिया। ठीक है, अब हम पावर क्या करेंगे, भारतीयों को दे देंगे। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में चीजें चेंज हो चुकी थी, ब्रिटिशर्स अब थोड़े से कमजोर हो गए थे, और ब्रिटिशर्स को बाकियों से प्रेशराइज किया जा रहा था, बाकी यूरोपीय देशों से प्रेशराइज किया जा रहा था कि भाई अब आप क्या करो, भारत को स्वतंत्र कर दो या इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दो। समझ आया? तो अब देखिए, बहुत सारे की इवेंट्स हुए। ठीक है, बहुत सारी मुख्य घटनाएं हुई। कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई? क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसके बाद में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आया। ये सभी हम हिस्ट्री में एक एक करके पढ़ेंगे। और जो हमारा संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बनाया गया था। ये मैंने आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, चलो, इतनी सारी घटनाएं हुई, लेकिन ये घटनाएं डायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटेड नहीं थी, इनडायरेक्टली रिलेटेड थी। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किसके ऊपर आधारित थी? कैबिनेट मिशन योजना के ऊपर आधारित थी, जो कब आई थी? मई 1946 में आई थी। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? हो रहा है थोड़ा थोड़ा।
मैं जो बोल रही हूँ उसमें ध्यान देना तो नहीं होगा, ठीक। इसके बाद देखिए इसका टोटल स्ट्रेंथ क्या था, 389 मेंबर्स का ये पूरा सदस्य थे, मतलब कुल सदस्य कितने थे हमारे, 389 थे। ये मैंने नहीं लिखवाया है तो ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए जो प्रोविंस थे या प्रांत थे उनसे 296 लोग थे, और जो रियासतें थी, जो राजघराना थे, उनसे 93 लोग जो है वो थे, ठीक है। तो प्रांत जो था वहां पर इलेक्शन हुआ था, और यहाँ पर क्या हुआ था, नॉमिनेशन हुआ था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो 296 लोग थे वो इलेक्शन के द्वारा आए थे, और जो 93 लोग थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो नॉमिनेशन के थ्रू आए थे। लेकिन याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं हुआ था। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इसका मतलब क्या होता है कि समझिएगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना कि मान लीजिए ये प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं। अब इन प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स ने इन 3 मेंबर्स को चुना, इसी को ही इलेक्शन कह दिया गया। समझ आया? आज का इलेक्शन कैसे होता है, मान लीजिए हमको किसी को वोट करना है तो पूरा देश वोट करता है, जाके पूरे लोग वोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जनता वोट नहीं कर रही थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली के लोग वोट कर रहे थे। समझ आया कि बहुत ज्यादा हो जा रहा है, आ रहा है ना समझ? तो प्रोविंशियल असेंबली के बहुत सारे लोग थे, और उन लोग फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज कर रहे थे, इसी को इलेक्शन कहा गया। लेकिन ये इलेक्शन आम जनता के द्वारा नहीं करवाया गया था, इसीलिए ये पूरी तरीके से हम इसको इलेक्शन भी नहीं कह सकते, ठीक। अब देखिए मेंबर्स जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट हो गए थे प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा, इसीलिए ये शब्द यूज किया गया है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली इसको किया गया था, पूरी जनता जो है यहाँ पर नहीं थी शामिल, ठीक है। अब देखेंगे आगे, पहला मीटिंग हुआ था, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहला मीटिंग का आयोजन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946, ये हम लिख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले जो है इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में कौन आए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो आए थे, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में वो आए थे, ठीक है। कौन से प्रैक्टिस के थ्रू आए थे बताओ, कौन से कल्चर, फ्रेंच प्रैक्टिस के थ्रू आए थे, ठीक है, फ्रेंच प्रैक्टिस के थ्रू ये आए थे, ठीक। इसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हो गए थे। कब नियुक्त हुए थे, 11 दिसंबर 1946 में ये नियुक्त हो गए थे परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में। ये डेट मैं नहीं लिखवाई हूँ, ये डेट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कब नियुक्त हुए थे, तो 11 दिसंबर 1946 में नियुक्त हुए थे, ठीक है। आ गया समझ? तो क्या क्या देखा हमने कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर में बेस्ड था, पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें कितने व्यक्ति थे टोटल, 389 व्यक्ति थे, जिसमें से 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के थे, और बाकी जो है वो प्रोविंसेस के थे। समझ आया? प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ था, लेकिन किस टाइप का इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, और जो प्रिंसली स्टेट्स में नॉमिनेशन हुआ था, ठीक है। इसके साथ ही साथ पहला मीटिंग कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ, और जो इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी आए, बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए। समझ आया? आगे बढ़े, चलो जहां पे भी नहीं आएगा ना एक बार मेरे को बता देना, मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए ये सभी हमको अब याद करना है, ठीक है, एकदम से हमको चीजें याद रखनी है। कौन है ये, अंबेडकर जी हैं, और ये कौन है, लिखा हुआ है वैसे तो, बट पता भी होना चाहिए। अब देखिए अलग अलग कमिटीज का गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। हर कमिटी और उसके मेंबर या उसके अध्यक्ष को आपको याद रखना है। जैसे ड्राफ्टिंग कमिटी या प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अंबेडकर जी थे, ये हमको याद रखना है। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे महत्वपूर्ण कमिटी थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ड्राफ्टिंग कमिटी। क्यों? क्योंकि ड्राफ्टिंग कमिटी ही कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी डायरेक्टली। समझ आया?
तो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट थी और जिसके चेयरमैन कौन थे, हमारे B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, इसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मतलब संघ संविधान समिति के कौन अध्यक्ष रहे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी रहे। इसको भी हमको याद रखना है। क्या क्या बताई मैं, ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। आप इतना याद रख लेना, ये यूनियन यूनियन शब्द आ रहा है मतलब जवाहरलाल नेहरू। ऐसी दो कमेटी है जिसमें यूनियन आएगा और दोनों के अध्यक्ष कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू। समझ आया? और ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, B.R. अम्बेडकर जी। ठीक, चलिए ये हमको याद रखते चलना है ना। आगे देखिए, ये कौन है बताइए तो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक, चलिए अब देखिए एक और कमेटी आई थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मतलब प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे सरदार पटेल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपने स्टोरी सुनी होगी कि इंडिपेंडेंस के बाद में हमारा भारत बहुत सारे हिस्सों में बंटने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, इस व्यक्ति के कारण उन्होंने क्या किया, जितने भी छोटे छोटे प्रांत है या जितने भी रियासतें हैं उसको जोड़ने का काम किया था, प्रोविंसेस को जोड़ने का काम किया था। तो ये शब्द अगर आया प्रोविंशियल तो आप लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ आया? यूनियन आएगा तो किसका नाम जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का। प्रोविंशियल आएगा तो किसका नाम आएगा, सरदार पटेल का। ठीक, इसके बाद देखिए एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, ये भी जो है वो सरदार पटेल जी थे। मतलब प्रोविंशियल और एडवाइजरी दोनों में कौन थे, सरदार पटेल जी नेतृत्व कर रहे थे, अध्यक्ष के रूप में या चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन अध्यक्ष थे, B.R. अम्बेडकर थे। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पढ़ा, उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन अध्यक्ष थे, सरदार पटेल जी थे। और लास्ट हमने पढ़ा एडवाइजरी कमेटी, उसके भी अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल जी थे। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ऐसा मुंह बनाए हो कि बाप रे क्या आप लोगों को हम बता रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि थोड़ा सा हम और धीरे रखें, आ रहा है पक्का? इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सारे हमको धीरे धीरे पढ़ने हैं, ये तो स्टार्टिंग ही है। इसी में डर जाओगे तो फिर लक्ष्मीकांत को कैसे कवर करोगे बताओ। ये तो सिर्फ बेसिक है, ये एक दिन का चैप्टर है, और जब फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली में पॉलिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि धीरे धीरे पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्या आई, स्टेट्स कमेटी आई। इसके भी प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो दो चीजें याद रखनी है, जहां यूनियन आएगा या जहां स्टेट आएगा उसके कौन चेयरमैन रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। पूरा नाम हमको याद नहीं रखना। जवाहरलाल नेहरू जब आपको सेलेक्ट करना है तो आप याद रखिएगा यूनियन या आप याद रखिएगा स्टेट। समझ आया? और जब भी आपको ये दो शब्द मिलेंगे यूनियन और स्टेट, आपको टिक कर देना है हमारे जवाहरलाल नेहरू पे। अगर आपको प्रोविंशियल मिल रहा है, प्रोविंशियल, तो आपको किस पे जाना है, सरदार पटेल जी पे। ठीक, इसके बाद देखिए स्टीयरिंग कमेटी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब क्या होता है, संचालन समिति, संचालित कर रहे थे, मतलब वो प्रेसिडेंट थे ऑब्वियसली। जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे, तो वो क्या करेंगे, संचालन करेंगे, स्टीयरिंग करेंगे, मतलब सब चीजों को देखेंगे कि सब चीजें सही सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो रटने जैसा कुछ नहीं है, आपको क्या याद रखना है, यूनियन और स्टेट आएगा तो जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल और एडवाइजरी आएगा तो सरदार पटेल, इसके बाद स्टीयरिंग आएगा तो आपका राजेंद्र प्रसाद। बस इतना याद रखना है, हो गया याद आपको कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी तो हमको पता ही है, B.R. अम्बेडकर जी। ठीक, याद हो रही है चीजें, चलो आगे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे, हाँ इसमें हमने ऑलरेडी चीजें बता दी है, एक बार बस आपको थोड़ा सा देखिए। 9 दिसंबर सबसे पहली बार बैठक हुई थी या फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हमने बताया है 9 दिसंबर 1946, डेट के साथ याद रखना। इसके बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नहीं बोल सकते आप, यहाँ पर अध्यक्ष बोलेंगे, राष्ट्रपति नहीं, ठीक है, अध्यक्ष।
ये अध्यक्ष होगा, है ना। प्रेसिडेंट के तौर पर चुन लिया गया, किसका प्रेसिडेंट? ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर को फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, या फाइनली हमारा संविधान जो है वो उसको अपनाया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 24 जनवरी 1950, इसमें क्या हुआ, सदस्यों द्वारा अंतिम हस्ताक्षर किए गए, और इसी दिन आपको तीन चीजें देखने को मिलती है, नेशनल एंथम, उसके बाद में बोलते जाएंगे नेशनल सॉन्ग, और प्रेसिडेंट हमारे नियुक्त हुए। अब इनको हम राष्ट्रपति बोलेंगे, समझ आया। तो प्रेसिडेंट में हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। 1950 में प्रेसिडेंट बने थे, जो कौन थे, हमारे राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों का नाम एक ही है इंग्लिश में, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन संविधान सभा के प्रेसिडेंट बने थे। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद पूरे इंडिया के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो हमको वर्ड्स में थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद देखिए 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा संविधान जो है वो लागू कर दिया गया, जिसको हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। बचपन में क्या होता था पता है, बहुत लोगों को अभी भी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे का मतलब ही नहीं पता है ना। सिर्फ बोलते हैं 15 अगस्त की छुट्टी है, 26 जनवरी की छुट्टी है। अब पूछोगे कि होता क्या है, तो किसी को नहीं पता, है ना। तो आप लोगों को पता है ना, पता है ना। हाँ, 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे एंड 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये चीजें हैं, थोड़ा सा इसको याद करने वाली चीज है ये, कि कहाँ कहाँ या किस किस कंट्रीज से हमने क्या क्या प्रावधान या प्रोविजंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, जितनी भी चीजें वो सभी आती है, इसलिए मैंने ऐड किया है, कुछ लंबा मैंने नहीं उसमें खींचा है, ठीक है। तो देखिए यूके, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, इसमें याद होने में दिक्कत होती है, घर जाके 3-4 दिन आप इसको याद करोगे वो तभी याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यूके, यूके से हमने क्या क्या चीजें ली, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड रूल ऑफ लॉ, मतलब संसदीय प्रणाली और कानून का शासन। तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑब्वियसली सी बात है, हम इंग्लैंड के अधीन थे, है ना। तो उनके यहाँ जो सिस्टम चल रहा था उससे हम कहीं ना कहीं परिचित थे, हम जानते थे कि इंग्लैंड में किस तरीके का सिस्टम चलता है, और वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता था, इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ को कहां से लिया, यूके से लिया, समझ आया। इसके बाद यूएसए, यूएसए से क्या क्या लिया, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू एंड इम्पीचमेंट, ये तीन चीजें हमने कहां से ली, यूएसए से ली। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और महाभियोग, ये तीन चीजें हैं जो हमने कहां से ली, यूएसए से ली। अच्छा, इम्पीचमेंट मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट को, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीच कर देना, मतलब निकाल देना वहां से, है ना वो। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और जुडिशियल रिव्यू, ये तीन चीजें हमारी जो मुख्य इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमने यूएसए से ली। सबसे ज्यादा इसमें फंडामेंटल राइट और इम्पीचमेंट पूछता है कि ये कहां से आया, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डायरेक्टिव यहाँ लिखा गया है, ये डायरेक्टिव यहाँ लिखाना चाहिए, ठीक है। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया, जिसको हम राजनीति के सिद्धांत भी बोलते हैं, समझ आया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। इसके बाद कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया, फेडरल सिस्टम लिया, जिसमें सेंटर कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। अभी आपको ये सभी शब्द नहीं समझ आ रहे होंगे, फेडरल क्या होता है, डीपीएसपी क्या होता है, इम्पीचमेंट क्या होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको इसका अलग अलग, जैसे फेडरल सिस्टम का अलग चैप्टर है, इम्पीचमेंट का अलग चैप्टर है, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट के अलग चैप्टर्स हैं। तो हड़बड़ाना नहीं कि क्या क्या होता है, एक एक दिन हम सबको कवर करेंगे, ठीक।
यूएसएसआर या रशिया से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज ली और 5 ईयर प्लान्स लिए। जो हमारे 5 वर्षीय योजना चलती थी ना, वो भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से ही लिया है। ठीक है, इसके बाद जर्मनी से हमने आपातकाल का प्रोविजन लिया या इमरजेंसी का प्रोविजन लिया। इमरजेंसी समझते हैं ना, कितने प्रकार की होती है इमरजेंसी, कितने प्रकार की लगाई जाती है, चलो वो हम इमरजेंसी में देखेंगे। वैसे 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, वो हम इमरजेंसी में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, कंकरेंट लिस्ट लिया एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, जो सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सके जिस लिस्ट में। एक नाम बताइए मेरे को ऐसा सब्जेक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड हो, जिसमें सेंट्रल भी लॉ बना सके और स्टेट भी लॉ बना सके। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो बन जाएगा। नहीं है, शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन इज द टॉपिक और एजुकेशन इज द सब्जेक्ट जिसमें हमारा सेंटर भी लॉ बनाता है ना, स्टेट भी लॉ बनाता है। तो ये कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें सेंट्रल भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। इसके बाद में फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, मतलब कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। ये सभी चीजें अलग अलग देशों से हमारे भारत के संविधान में इंक्लूड करी गई। यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ। यूएसए से फंडामेंटल राइट, इम्पीचमेंट एंड जुडिशियल रिव्यू। आयरलैंड से डीपीएसपी, कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5 ईयर प्लान्स, एंड जर्मनी से इमरजेंसी, और फिर ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड। इसमें डरना नहीं है, बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें याद हो जाएगी, है ना। मैं आपको ऑफ कैमराज इसके कुछ कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगी, तो वो आप डायरेक्टली याद कर लोगे। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट इसमें हम एक दो चीजें और देख लेते हैं। फ्लो चार्ट्स, मतलब आपको इसमें एक्चुअली में क्या क्या चीजें समझनी है। सबसे पहले तो ब्रिटिश शासन चल रहा था, है ना। इसके बाद में क्रिप्स मिशन आया आपका 1942 में, और इसके बाद क्या आया आपका, कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन के बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनी, कब बनी, 1946 में बनी। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी आई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताओ, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक, इसके बाद में इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, संविधान का मसौदा तैयार किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। कब से कब तक का, 48 से 49, 48 से 49 मुख्य रूप से है, लेकिन हम 1946 से कंटिन्यू करते हैं। इसको आप 6 करोगे, क्योंकि पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कब खत्म हुआ ये डेट याद रखिएगा। देखिए सबसे पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब हो गया था आपका, बोलो, 26 नवंबर 1949। तो ये दो डेट हमको याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949। समझ आया, इस दिन पहली मीटिंग और इस दिन अंतिम पूरा बन गया था। इसके बाद देखेंगे ये रिपीट हो गया है, और फिर फाइनली क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट कर लिया गया, और जो पूरी तरीके से लागू कब हुआ हमारा, 26 जनवरी 1950। समझ आया, चलो हो गया ये, आगे देखते हैं। इसके बाद में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। वैसे तो मैंने इसमें बता ही दिया है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं। टोटल टाइम टेकन, कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये हमको याद रखना है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, क्योंकि व्यापक में ये फैक्ट पूछता है कि कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 21118 ऐसे याद रख लो, 21118 ऐसे याद रख लो। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 21118 या 2118 ऐसे याद रख लो, जैसे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में टोटल मेंबर्स कितने थे अडॉप्शन के समय, 284 284 थे। इसके बाद
कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश। कॉन्स्टिट्यूशन मूलतः कौन सी भाषा में लिखा गया था? हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया था। और जो कैलीग्राफी थी या सुलेख जो डिजाइनिंग थी वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये हमने बताया है आपको, है ना। इसके बाद इसको प्रिंट किसके द्वारा कहां पर हुआ था? देहरादून में हुआ था, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन कभी पूछ दिया तो प्रिंट किसके द्वारा किया गया था? देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। देखो मुद्रित लिखा हुआ है, देहरादून भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसको क्या किया गया था? प्रिंट किया गया। समझ आया? कैलीग्राफी प्रेम बिहारी के द्वारा करवाई गई थी, प्रिंटिंग सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा करवाई गई थी। कितना समय लगा था? 2118, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसके बाद कितने मेंबर्स थे अडॉप्शन के समय? तो 284 मेंबर्स। समझ आया? चलिए, हो गया, इतना ही था, है ना। तो हमको इतनी सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़नी है या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़नी है। एक बार रिवीजन की जरूरत है कि हो गया? हो गया, याद हो गया पूरा अच्छे से? ठीक है, तो ये पूरा हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण। ठीक है।